दोस्तों, हमारा इंसानी शरीर प्रकृति की एक अमूल्य रचना है जिसकी देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। इस शरीर को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। ऐसी ही एक मानसिक बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप जी। आज के हमारे चर्चा का विषय है स्किज़ोफ्रेनिया। तो आइए हम डॉक्टर जी से जाने कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और ये हमें किस तरह नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और ये हमारे शरीर के किस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जी, जो किसी को भी हो सकती है और ये बेसिकली ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से किसी को भी होती है। आमतौर पे ये ज़िंदगी के सेकंड डेकेड में स्टार्ट होती है आमतौर पे, और ये बीमारी कईयों में तो काफ़ी उम्र भर तक चलती है। इसके लक्षण उम्र भर रहते हैं। कईयों में ये बीमारी बीच में कभी कभी ठीक भी हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी को पहचानना और इसका टाइम से इलाज करवाना। जी डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया से दिमाग पे क्या असर पड़ता है? स्किज़ोफ्रेनिया से दिमाग पे जो असर ये पड़ता है कि इंसान को दिमाग में केमिकल चेंजेस आने की वजह से बीमारी के कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो जो ये सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से ये कहा गया जाता है या ये देखा जाता है कि धीरे धीरे ब्रेन डीजनरेट भी करता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है इस इलनेस के बारे में कि ये बीमारी की वजह से धीरे धीरे ब्रेन डीजनरेट करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप कह सकें कि कोई इसमें ग्रॉस हमें एबनॉर्मलिटी नज़र आती है। थोड़ी बहुत उसमें एबनॉर्मलिटीज आती है, बट ब्रेन की फंक्शनिंग जरूर अल्टर होती है। ब्रेन की फंक्शनिंग अल्टर होने की वजह से सारे सिम्टम्स होते हैं और जो मरीज में कमियां होती हैं वो उसी वजह से होती है। डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया बच्चों और टीनेजर्स में कैसे कॉमन है? देखिए, आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में शुरू होती है, बट ज़्यादातर जो देखा गया है कि 12 साल के कम उम्र में बहुत रेयरली ये बीमारी देखी जाती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये बहुत रेयर है कि उस उम्र में स्टार्ट हो। जी, मतलब एक आधे क्यों ही मुश्किल से हो सकता या है। बहुत कम। लेकिन जो मोर कॉमन जो देखी जाती है, आमतौर पे ये बीमारी एडोलेसेंट में शुरू होती है या एडल्ट लाइफ में शुरू, और इसका करीबन जो प्रेवलेंस कहा जाता है बच्चों में एडोलेसेंट में 0.23%, और लाइफ टाइम अगर हम प्रेवलेंस देखें किसी भी एज ग्रुप में तो इसका प्रेवलेंस करीबन 1% है। मीन्स कह सकते हैं कि बच्चों के ग्रोथ के साथ जैसे दिमाग का विकास होता है उसी के साथ साथ ये चीज़ें भी ग्रो सकती ऐसा है कि हर एक बीमारी का एक लाइफ में टाइम पीरियड होता है जब ये बीमारियां, हर एक बीमारी जब मैनिफेस्ट होती है। उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया का भी जो देखा गया है कि लाइफ के पहले डेकेड में बहुत रेयरली मैनिफेस्ट होती है, सेकेंड डेकेड, थर्ड डेकेड में कॉमनली मैनिफेस्ट होती है। डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया का मुख्य कारण क्या है? ये किस वजह से ज़्यादा उत्पन्न होता है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया अगर मैं कहूँ कि इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण है तो ये गलत होगा। आज तक साइंस में जितनी भी रिसर्च हो रही है, जो समझा जा रहा है कि एक मल्टी फैक्टोरियल इलनेस है, इसके कई कारण हो सकते हैं, और ये सारे कारण का एक कॉमन जो निचोड़ है वो है कि ब्रेन में जैसे कुछ केमिकल्स हैं, जैसे डोपामिन है, उसमें चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से ये इलनेस के मैनिफेस्टेशंस आते हैं। और जहाँ तक इस बीमारी के बारे में अगर हम ये कहने की कोशिश करें कि ये केमिकल्स की जो चेंजेस हैं ये कैसे ठीक होंगी, तो ये इलाज से ही ठीक होती हैं। डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स या कह सकते हैं लक्षण क्या हो सकते हैं या इनिशियल साइंस क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? देखिए, अगर मैं कहूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो हम जनरली समझते हैं कि इसके सिम्टम्स को हम 4 या 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स, इफेक्टिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स है कि जैसे लोगों को हेलुसिनेशंस होना, जैसे कि आवाज़ें सी सुनाई देना जो सचमुच में ना हो, जैसे कई बार हम कहते हैं कि भ्रम होता है, तो उस तरह से आवाज़ें सुनाई देना या कुछ चीज़ें दिखाई देना जो आमतौर पे दूसरों को नहीं दिखती है, और आवाज़ें भी सुनती हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए सुनाई देती हैं, वो एक तरह के लक्षण है। और पॉजिटिव सिम्टम में हो सकता है कि इंसान दूसरों पे शक करे, डरने लग जाए कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, या उसे ये महसूस हो कि उसकी सोच पे उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी सोच पे किसी और का कंट्रोल है, उसके शरीर पे उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी भावनाओं पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे जो लक्षण है इसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। जैसे नेगेटिव सिम्टम्स है, नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है किसी चीज़ में इच्छा ना होना, चीज़ों से दिल हट जाना, मन नहीं लगना, कि लाइफ में किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन ना होना, कोई चीज़ में इनिशिएटिव नहीं लेना जो उनके उस लाइफ पीरियड में होना चाहिए। हर एक चीज़ से आपका दिल हट जाता है, आप अपनी
हर एक चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों से सोशलाइज नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, नहाने धोने की इच्छा कम हो जाएगी, खाने की इच्छा कम हो गई, लोगों से घर में भी लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है, टीवी नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई में इच्छा नहीं दिखा रहे हैं। सो बेसिकली यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लाइफ। सो दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड एज नेगेटिव सिम्टम। देन कि हम कहते हैं कि कॉग्निटिव सिम्टम मतलब चीज़ों में ध्यान ना लगा पाना, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर अटेंशन फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेशन में दिक्कत आना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जैसे कि कोई भी काम को ढंग से करना है, चीज़ों को प्लान करना है, उस तरह से चीज़ों की प्लानिंग में दिक्कत आना, तो ये कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। बाकी जैसे डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है कि कुछ भी आप ऐसा करें कि अच्छे से तैयार ही नहीं हो रहे, अकेले बड़बड़ा रहे हैं, चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये एक और तरह के लक्षण है। और जो इफेक्टिव सिम्टम्स है उसमें कई बार होता है कि मन में उस समय मायूसी भी आना, उदासी होना। तो ये जो चारों पांचों तरह के सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकता है किसी भी पेशेंट को। और जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो तो हमेशा पेशेंट को एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके इवैल्यूएशन कराने की जरूरत होती है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया की बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है समझना कि इलाज में जितनी देरी की जाए, इलाज का उतना कम फायदा होता है आगे चल। तो जितनी जल्दी हम इस बीमारी के लक्षण को पहचानेंगे और उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे, इलाज जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उसका उतना फायदा होता है। तो श्रोताओं, आप सभी ने जाना कि अगर आपको इनमें से कोई एक भी लक्षण है या उसकी शंका है तो आप जरूर साइकियाट्रिस्ट के पास जल्द जाएं, क्योंकि देरी करने पर हो सकता है आपके उस बीमारी का इलाज पॉसिबल ना हो। दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर संदीप जी से जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। डॉक्टर, हमें ये पता लगाने के लिए कि स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं, इसके लिए क्या क्या टेस्ट मौजूद हैं? देखिए, सिजोफ्रेनिया की बीमारी के लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मरीज के लक्षण जान के ही, मरीज से प्रॉपर तरह से बैठ के बातचीत करके, एक प्रॉपर इंटरव्यू करके, जिस तरह से सिम्टम्स इवॉल्व हुए हैं मरीज से, उससे परिवार से बात करके ही हमें एक आइडिया लग जाता है कि बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं पेशेंट को। डायग्नोसिस के लिए इसलिए मैं ये कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन कि मरीज को कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके लिए टेस्ट हम करते हैं। जैसे कि किसी को याददाश्त में कितनी दिक्कत है या उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग में कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। कई बार हम न्यूरो इमेजिंग भी कराते हैं, ये देखने के लिए उनके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। बट ये कोई एक ऐसा मैं कहूँ कि इनमें से कोई एक टेस्ट है जो स्पेसिफिक है सिजोफ्रेनिया के लिए, ऐसा कोई भी नहीं है। सिजोफ्रेनिया की डायग्नोसिस प्रॉपर क्लिनिकल इंटरव्यू से, जिससे कि हम पेशेंट को खुद ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को इंटरव्यू करते हैं, उसकी सिम्टम्स को रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही वो डायग्नोसिस बनाई जाती है। मतलब ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर सकता है इसका टेस्ट? देखिए, मैंने पिछली बार पहले भी कहा कि सिम्टम्स 5 तरीके के हैं, और जैसे मैंने कहा पॉजिटिव सिम्टम भी एक नहीं है, उसमें भी डिफरेंट तरह के लक्षण हैं। नेगेटिव सिम्टम्स है तो उसमें भी डिफरेंट तरीके के लक्षण हैं। तो हर एक पेशेंट की अपनी कहानी होती है, अपना मैनिफेस्टेशन। तो वो प्रॉपरली जब इवैल्यूएट करते हैं साइकियाट्रिस्ट, तभी वो उस चीज का अंदाजा लगा पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कि पेशेंट को ये सिम्टम्स है या नहीं। डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज कहाँ और कैसे कराया जा सकता है? क्या इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट भी है? सिजोफ्रेनिया का इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास कराया जा सकता है, बट ये चीज़ हमें समझनी है कि साइकियाट्रिस्ट के अलावा दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी इसके इलाज में रोल है। जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो इलाज में हम जो मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन के अलावा जैसे जो साइकोसोशल इंटरवेंशन होता है, मेडिसिन में जो दवाइयाँ हम देते हैं उसको हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहते हैं, और इसमें डिफरेंट तरह के एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं। इन दवाइयों के लगातार सेवन से मरीज को काफ़ी फायदा होता है, उनके जो भी लक्षण होते हैं बीमारी के, वो इस बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं। और डिफरेंट तरीके के एंटीसाइकोटिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और ये कोई भी साइकियाट्रिस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है और इलाज कराया जा सकता है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, आमतौर पे मैं ये कहूँ कि इस दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये हमें समझना कि मेडिसिन में जो भी दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो हर एक दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो वेल रिसर्च्ड मेडिकेशंस होते हैं, बट इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए कि जिससे कहें कि हम कहें कि उसका ज़्यादा फायदा है बजाय कि हमें दवाई ना लेने का ज़्यादा फायदा है। तो दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी है,
उसके साइड इफेक्ट जैसे कई लोगों में मोटापा आ जाता है दवाइयों की वजह से, कई लोगों को शरीर में अकड़न सी आ जाती है, बट इन सब का भी इलाज है। और मरीज अगर अपने आप को एक्टिव रखे, हेल्दी रखे, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखे, रेगुलर वॉक्स के लिए जाए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल भी की जा सकती है। और दवाइयों के अलावा जैसे साइकोसोशल इंटरवेंशन है, तो जो मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट को किस तरह से बिजी रखा जाए, जो अपनी दुनिया से, जो बीमारी की वजह से वो दुनिया से कट गया है, या बीमारी की वजह से वो अपनी लाइफ में जो उसको उस फेज में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बीमारी जब भी किसी को होती है 2-4 महीने चलती है, या कईयों की लंबी भी चलती है। तो जब मरीज दोबारा से अपनी लाइफ में आना शुरू करता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी का, फैमिली का। क्योंकि हमारी यहाँ पे बीमारी को लेके काफ़ी तरह की गलत धारणाएं हैं। मानसिक बीमारियों को लेके, सिजोफ्रेनिया की बीमारी को लेके लोगों में काफ़ी स्टिग्मा है। और अगर मरीज को हम दवाई देके ठीक करते हैं, वो अपनी सोसाइटी में भी जाना शुरू करता है, स्कूल कॉलेज में, तो आमतौर पे उसके आसपास के लोग डरते हैं कि इसको फिर कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक डर लगा रहता है कि सिजोफ्रेनिया का कहीं पेशेंट वायलेंट तो नहीं होगा, या कहीं ये अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, व्हाट हमने जो देखा है लाइफ में, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है कई लोगों ने सिजोफ्रेनिया की बीमारी होते हुए भी। जिन मरीजों का इलाज टाइम से शुरू होता है वो लाइफ में काफ़ी, मैं कहूँगा, नॉर्मल लोगों से भी बेटर कई बार परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जैसे मैंने कहा, साइकोसोशल इंटरवेंशन के जो फैमिली का रोल है या दूसरी सोसाइटी का रोल है कि हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको किसी भी, जिस चीज़ में उनकी इच्छा है उसमें हम उन्हें बिजी करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, एक मरीज को, मतलब एक नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित मरीज को कितना समय लग सकता है उस चीज़ से निकलने में या उस बीमारी से रिकवर करने में? देखिए, आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि जब भी हम दवाई शुरू करते हैं, आमतौर पे मरीज को शुरू में 2 हफ्ते से लेके करीबन 2 महीने, 2-3 महीने में सिम्टम्स, काफ़ी जो सिम्टम्स होते हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और जिसको हम कहते हैं कि बीमारी का एक्यूट फेज होता है। तो एक्यूट फेज को ठीक होने में करीबन अंदाजे से करीबन 3-1 महीने का टाइम लगता है। फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, थोड़े बहुत डेफिसिट रहते हैं जो कि अगले 6 महीने, साल में और इम्प्रूव हो जाते हैं। ये जब पहला साल निकल जाता है तो उसके बाद जिस मरीज का वो पहला साल निकल गया, उसने दवाई रेगुलर ली है और उसके बाद अगर वो दवाई रेगुलर लेता रहता है, फिर उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है और चीज़ें ठीक चलती हैं। तो बीमारी से निकलने में मैं कहूँगा पहले 3 महीने सबसे इम्पोर्टेंट है इलाज के, बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत कमियां रहती है जो धीरे धीरे ठीक होती है। मतलब अगर रेगुलर उसकी चीज़ की मेडिकेशन करी जाए या उसे प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो इस बीमारी से हम जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। जी, देखिए, सिजोफ्रेनिया की बीमारी उसी तरह की बीमारी है जैसे मैं कहूँ कि आप शुगर की बीमारी कहें या हाइपरटेंशन की बीमारी कहें, जिसको हम डायबिटीज हाइपरटेंशन कहते हैं। आप जब तक हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। उसी तरह से सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, जब तक आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो बीमारी के सिम्टम्स आपके कंट्रोल में हैं। कुछ पेशेंट्स को उसी तरह से ही जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में दवाई रेगुलर लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, कुछ पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया को भी अपनी दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। डॉक्टर, जैसे स्कूल में बच्चों या कॉलेजेस में जैसे बात करें टीनेजर्स की, तो उनको स्कूल या कॉलेजेस में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती है अपनी बीमारी को लेके? देखिए जी, जो सबसे बड़ा स्कूल कॉलेज में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो हम इसको किसी को ये बीमारी है पहचान ही नहीं पाते। तो स्कूल कॉलेज में अगर किसी का बिहेवियर थोड़ा सा ऑड होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी तो उसको उस चीज़ को लेके आती है कि लोग उसकी बीमारी को या उसको समझ ही नहीं। दूसरा है कि जैसे कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा था या पहले भी एवरेज स्टूडेंट था, बट सिजोफ्रेनिया की बीमारी शुरू हो रही है, शुरुआती लक्षण जैसे मैंने कहा कि भूलने की, अटेंशन, कंसंट्रेशन की, कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, तो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा तो लोग उसके टीचर से उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फैमिलीज़ की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा पढ़ाई करे। आमतौर पे 10th 12th के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उस समय बच्चे को स्ट्रेस है और वो पढ़ाई में पीछे जा रहा है, तो उसी की वजह से उसको घर में भी परेशानी आती है, स्कूल में भी परेशानी आती है। सो अगर मैं कहूँ कि बच्चों को क्या क्या परेशानी आती है, तो मोटी मोटी है कि ना हम इस बीमारी को पहचानते हैं, जो आसपास के लोग हैं, अगर थोड़ी बहुत पहचान भी लगे इसमें कोई और बिहेवियर है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उससे डरते हैं। और तीसरा जो है कि पढ़ाई में उसकी कमजोरी आती है, तो बजाय कि उस समय हम उसको सपोर्ट करने के उसको और प्रेशराइज करते हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि उन पेरेंट्स का, उन माता पिता का क्या रोल है जिनके बच्चे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं या उन्हें समाज से दुर्व्यवहार मिल रहा है? ऐसे पेरेंट्स का क्या रोल है अपने बच्चों के प्रति? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ऐसी एज में शुरू होती है जबकि पेरेंट्स की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे पढ़ाई में वो प्रोग्रेस करे, जॉब में प्रोग्रेस करे, और उस समय जब बच्चा बीमारी से ग्रसित होता है तो उस समय माँ बाप भी टूट जाते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी टूट रही है, साथ में बच्चे का इलाज भी कराना है। तो उनके लिए एक तरह से मैं कहूँगा डबल
तरह की लॉस है। एक तो बच्चे को बीमारी हो गई और जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी रह गई, और साथ में बच्चे की बीमारी का बोझ भी उन पे आता है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस समय अपनी हिम्मत बनाए रखें, बच्चे का इलाज कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चे का इलाज कराएंगे बच्चा उतनी जल्दी ठीक होगा, उतना आगे भी ठीक रहेगा, तो उससे उनका बोझ भी कम होगा। दूसरा है कि कई बार इस तरह के पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे को अगर वो ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, धक्का लगाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें अपने लेवल पे ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे। डॉक्टर जितना एडवाइस करते हैं उतना ही फॉलो करें, उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि बच्चे को दवाई टाइम से मिल रही है, बच्चे की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम उसको प्रोवाइड करते रहें। साथ में अपनी भी सेहत का ध्यान रखें। ये नहीं कि उस समय जल्दी घबरा जाएं और परेशान हो जाएं और लगे कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होगी, ये नहीं करना होता। उस समय अपना भी ध्यान रखना होता है, अपनी ज़िंदगी को भी साथ में नॉर्मल ज़िंदगी की तरह जीने की कोशिश करें। वो बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि ये बीमारी लंबी है, इसका इलाज लंबा चलना है, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को भी एक इस तरह से तैयार करें कि वो लंबे समय तक अपने बच्चे का ध्यान रख पाए। डॉक्टर, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को कुछ एक लास्ट मैसेज? जिस तरह से मैंने कहा कि बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जैसे लोगों का डरना, भ्रम होना, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, या दुनिया से कटना शुरू हो जाना, या पढ़ाई में दिक्कत आना, इस तरह के बच्चों को, जब भी बच्चों को खुद इस तरह की प्रॉब्लम महसूस हो रही है या पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे में ये चेंजेस आ रही हैं, तो कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गेटिंग अर्ली इवैल्यूएशन। जितनी अर्ली इवैल्यूएशन होगी, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आसपास अगर ऐसे आपको अपने भी कोई फ्रेंड्स दिखते हैं, कोलीग्स दिखते हैं, आपको अपने बच्चे नज़र में ऐसी कोई कमियां नज़र आती हैं, तो प्रॉपरली जितनी जल्दी हो सके उनका इवैल्यूएशन कराइए। दूसरा, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से चलें। अगर वो जो भी आपको इलाज एडवाइस करते हैं उस इलाज को फॉलो करें, और डॉक्टर जितनी देर तक कहें उतनी देर तक वो इलाज कराना है। ये नहीं कि इलाज शुरू कराया, बच्चा ठीक हो गया, अब लगता है कि हमें बच्चा ठीक हो गया तो अब इलाज बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तीसरा कि हमें अपनी जो मानसिकता है, मानसिक बीमारियों को लेके, सिजोफ्रेनिया की बीमारी को लेके जो हमारी सोसाइटी में लोगों में स्टिग्मा है कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, या ये छुआछूत से हो जाएगी, या किसी वजह और कारण से हो जाएगी, ये ऐसी बीमारी है नहीं। अगर हम मरीजों को जो इस बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों को हम जितना संवेदनशीलता दिखाएंगे और जितना उनका ध्यान रखेंगे, वो मरीज आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार करेंगे, ये समझना है। तो हमें उनसे दूर नहीं जाना है, उनको हमने अपनी सोसाइटी में रखना है, उनका ध्यान रखना। तो श्रोताओं, आप सभी ने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया को एक हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक आसानी से इलाज की जाने वाली बीमारी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनका व्यवहार में कुछ बदलाव है, या आप लोगों से वो सही तरह पेश नहीं आ रहे जैसे उन्हें पहले आना चाहिए था, या वो आ रहे थे, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने के बजाय आप उनकी बीमारी को समझिए और उनसे बात कीजिए। हो सकता है वो आपको अपना समझ के अपनी बीमारियों के बारे में बताएं या अपनी परेशानियों के बारे में आपसे बात करें। तो इस तरह आप किसी का भला भी कर सकते हैं।